नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो धैर्य, उम्मीद और संघर्ष की एक बेहतरीन मिसाल है। हमारे बीच में है शुभम उछाला गुर्जर, जो पश्चिमी निमाड़ के खरगोन जिले के एक छोटे से गांव भोगावा सिपानी से आते हैं। इन्होंने 9 वर्षों तक लगातार प्रयास किए। छठे इंटरव्यू में इनको शानदार सफलता मिली और इन्होंने चौथी रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त कर अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं शुभम उछाला गुर्जर से उन्हीं की जुबानी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सफलता ऐसी प्राप्त की है जिसके बारे में लोग सपने में सोचते हैं। इनका संघर्ष ऐसा है जिसको सोचकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो इस शानदार सफर को शुभम की जुबानी सुनते हैं और उनका स्वागत करते हैं चैंपियन स्क्वायर के इस टॉप स्टॉक सीरीज में। बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम आज चैंपियन स्क्वायर के संस्थान में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभम, आपने पीएससी के बारे में कब सोचना शुरू किया? आप एक छोटे से गांव से आते हैं और आपकी सोच पीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करने की कैसे हुई? जी सर, मेरा 12th 2016 में हुआ था। उसके बाद ही मैंने सोचा था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां पर मेरे गांव में यदि प्रशासन में देखें तो उच्चतम पद पुलिस आरक्षक का है। इससे ऊपर कोई भी पद नहीं है। तो मेरे एक मन में था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, कुछ बड़ा करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है। तथा मैंने इससे समाज को देखा था जहां पर अनेक प्रकार की समस्याएं थी। तो एक मन में था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, लोगों के लिए काम करना है। इसलिए 2016 में मेरी 12वीं हुई। उसके पश्चात ही मैं फर्स्ट ईयर से ही एमपीपीएससी की तैयारी में लग गया। 2019 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तब 2019 के राज्य सेवा परीक्षा में मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ था। 19 के पश्चात आज 2024 है, जहां पर मुझे चौथी रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर, जो कि मेरा स्वप्न था, वो प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2016 में चैंपियन स्क्वायर की पहली बैच के शुभम उछाला स्टूडेंट हैं और मैं शुभम से पूछना चाहता हूं कि चैंपियन स्क्वायर की 2016 की कोई यादें जो आपके जहन में है, जिनको आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे? सर, जैसे कि आपको याद होगा, हम 4 साथी थे, जिसमें 2 तो आपके गांव के थे। हम चैंपियन स्क्वायर में पहली बार आए थे। प्रीलिम्स की हमने कोचिंग करी थी, जहां पर यह सफ़र प्रारंभ हुआ था। सर, विशेष यादों में मुझे याद है कि मुझे मैम का याद है, जब मैम इंटरव्यू दे के आई थी, उन्होंने अपना इंटरव्यू साझा किया था। तो एक मन में था कि मैं भी इंटरव्यू दूंगा, मैं भी सिलेक्ट होऊंगा। तो सर, ये एक विशेष याद अभी भी याद है मुझे। मैडम के सब्जेक्ट के बारे में, मैडम आपको क्या पढ़ाती थी, अगर उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें? जी सर, मैम उस समय जियोग्राफी पढ़ाती थी और मैम का पढ़ाने का तरीका इतना शानदार था कि जियोग्राफी मेरा उस समय फेवरेट विषय बन गया था। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एटलस देखता था, ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफी पढ़ता था। तो मैम की जो शैली थी वो बेहतरीन थी। उसके पश्चात मैंने कहीं जियोग्राफी नहीं पढ़ी, तभी से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है और अभी भी क्लियर है। शुभम, आपने 9 साल तक संघर्ष किया और इस दौरान कौन कौन सी चुनौतियां आई और आपने अपना मनोबल इतने समय तक कैसे बनाए रखा? जी सर, अनेक प्रकार की चुनौती आई। आप जानते हैं सर, मैं एक छोटे से परिवार से हूँ। पिताजी छोटे किसान हैं, माता पिता निरंतर कृषि कार्यों में संलग्न है। तो आर्थिक साथ ही साथ मानसिक चुनौतियां भी अनेक थी। लगातार असफलताओं के बीच कई बार मैं दुखी हुआ, उदास हुआ, टूटा, रोया। इसी वर्ष 18 जनवरी को जब मेरा 2022 का रिजल्ट आया था, तो मैं इतना डिप्रेशन में था कि लगभग 3-4 महीने मुझे उभरने में लग गए। तो इस प्रकार की चुनौतियां थी, लेकिन एक मन में था कि मैं जितना संघर्ष करूँगा, कहा जाता है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी शानदार होगी। मैं निरंतर प्रयास करा और कहते हैं ना कि देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन ऐसे आएंगे कि छा जाएंगे। यही मन में था मेरा। बहुत ही शानदार बात बताई आपने शुभम। मैं बच्चों को या जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके पढ़ने का रूटीन क्या था और आपका पढ़ने का क्या तरीका था जिससे आपने ये सफलता अर्जित की। जी सर, रूटीन इस प्रकार था कि जब परीक्षा आती थी, मैं लगातार 2019 से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रक्रिया में था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मेंस के समय हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता था, कभी कभी 1 महीना, कभी 2 महीना। तो उस समय में मैं इतनी बेहतरीन पढ़ाई करता था। मैं सुबह 6 बजे उठता था, दिन भर पढ़ता था, न कहीं घूमना, न कहीं जाना। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे,
गिने चुने एक दो दोस्त थे। मैं खाते खाते भी मोबाइल से पढ़ता था। कुछ जैसे फैक्ट रहते हैं, इकोनॉमी सर्वे रहता था, उसके मैं स्क्रीनशॉट रखता था मोबाइल में। खाते खाते भी मैं देखता था। और यदि कोई आया भी मिलने तो कॉपी मेरे सामने रहती थी। मैं बात करता था लेकिन मेरा माइंड में कॉपी चल रही थी। तो इस प्रकार मैंने निरंतर पढ़ाई की और लगातार मन में यही था कि मुझे मेरा उद्देश्य, जिस प्रकार अर्जुन को मछली की आंख दिखी थी, उसी प्रकार मेरे मन में था कि मुझे इस परीक्षा को क्रैक करना है और अपना जो सपना था डिप्टी कलेक्टर बनने का, उसे प्राप्त करना है। बहुत बढ़िया। और इतना जब बड़ा सपना होता है तो मेहनत भी आपको उसी दर्जे की करना पड़ती है, और ये शुभम ने साबित किया इसको। मुझे ये बताइए शुभम कि परिवार का, खास तौर पर माता पिता का आपके संघर्ष में क्या रोल था, उसको आप कैसे देखते हैं? जी सर, माता पिता का जो रोल है उसे हम कभी तोल नहीं सकते। आज मुझे सफलता मिली है तो हजारों लाखों लोग मेरे साथ हैं। कहा जाता है ना कि सुख में तो सभी साथ रहते हैं, लेकिन दुख में कौन रहता है? दुख में माता पिता रहते हैं, जो हमेशा एक ढाल बने रहते हैं कि तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो माता पिता का संघर्ष बहुत प्रेरणादायक रहा। उन्होंने मुझे कभी भी पीछे नहीं आने दिया और निरंतर सपोर्ट किया। वित्तीय आवश्यकताओं की भी पूरी की उन्होंने। इस प्रकार सर उनका बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा, दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि ये संघर्ष केवल आपका संघर्ष नहीं है, पूरा परिवार इसमें संघर्ष करता है। और जब सफलता मिलेगी तो केवल सफलता आपकी नहीं होगी, बल्कि आपके पूरे परिवार की, आपके पूरे क्षेत्र, आपके पूरे समाज की होगी। आइए अगली कड़ी में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शुभम कोई ऐसा पल आया जब आपको लगता है कि अब हार जाता हूं, वापस लौट जाता हूं, बहुत लंबा संघर्ष हो गया, और उसके बावजूद आपने गिव अप क्यों नहीं किया? उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कारण था? सर अनेक बार ऐसा पल आया जब लगातार असफलताएं मिलती है तो एक सेल्फ डाउट भी आता है कि हम इस पद के या इस परीक्षा के योग्य भी है। क्योंकि हम देखते हैं, मैंने इतनी परीक्षाएं दी है, 4 बार मैं लगातार असफल हुआ, 5वां मेरा परिणाम नहीं आया है। साथ के लोग सिलेक्ट हो जाते थे, मैं रह जाता था। तो एक सेल्फ डाउट था, लेकिन मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं मुझे करना है। एक रामचरितमानस का चौपाई है जो मुझे निरंतर प्रेरित करती थी। कवन असो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। अर्थात ऐसा कार्य कोई नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इससे मुझे निरंतर प्रेरणा मिली सर। बहुत बढ़िया। तो एक आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहरी प्रेरणा कुछ समय तक काम करती है, अंदर का जो इनर मोटिवेशन है वही आपको सही मार्ग पर ले जाता है। जानने की कोशिश करते हैं कि आपको जो ये सफलता मिली, क्या ये कोचिंग से संभव है, या सेल्फ पढ़ाई करके भी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है? हाँ जी सर, कोचिंग की भूमिका यह रहती है कि जब बच्चा आता है तो उसे उचित मार्गदर्शन नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें कोचिंग करनी चाहिए जिससे हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, समझ विकसित हो। उसके बाद स्वयं कार्य करना चाहिए, जैसे मैंने किया। मैंने एक बार कोचिंग की थी, उसके बाद मैंने निरंतर सेल्फ स्टडी की। तो सर कोचिंग कहीं भी करें, लेकिन करना स्वयं को ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गलतियों को देखें और उनमें सुधार करें। बहुत बढ़िया। तो शुभम का ये कहना है कि एक बार आप कोचिंग करिए, लेकिन उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद की एक रणनीति बनाइए, एक रूटीन फॉलो कीजिए, और सेल्फ डाउट मत रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। कभी ना कभी जीत आपको मिलेगी, और जीत शानदार मिलेगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे आजकल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों माहौल में से किसी को एक का चुनाव करना हो तो आप किस का चुनाव करते? जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माहौल में पढ़ाई करते हैं। आपके नजरिए से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से क्या बेटर है? सर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों माध्यम अपने अपने स्थान पर सही है। हम यदि ऑफलाइन कहीं पर जाते हैं तो हमें अनुशासन मिलता है, प्रतिस्पर्धा दिखने को मिलती है, साथ ही निरंतरता रहती है तैयारी में। वहीं ऑनलाइन माध्यम का यह फायदा है कि हमें वहनीय माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है, साथ ही हम कहीं पर भी रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो दोनों ही अपने स्थान पर सही है। ठीक है, आपका व्यक्तिगत ऑफलाइन की तरफ रुझान है, लेकिन बच्चे ऑनलाइन भी तैयारी करते हैं, और कभी कभी ऑफलाइन संस्थानों में कुछ चीजें उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो ऑनलाइन तरीके से भी उनको अगर विकल्प मिलते हैं जो कि सस्ता विकल्प है, वो भी अच्छा है। ठीक है, जी सर, संतुलन रहना चाहिए जीवन में। और इतने लंबे इतने लंबे सफर में शुभम ये बताइए
कि आपने क्या क्या गलतियां की और उन गलतियों से आपने क्या सीखा। सर मेरी गलती यही रही कि मैंने जो गलतियां हो रही थी उनसे सीखा नहीं और उनको नज़रअंदाज कर दिया। इसी में मेरे इतने अटेम्प्ट निकल गए। उदाहरण के लिए सर, पहले साइंस का पेपर आता था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंस था, तो मैंने साइंस को उतना अच्छा किया नहीं जो मुझे करना चाहिए था। इसी प्रकार एक हिंदी के पेपर में ट्रांसलेशन आता है, मुझे उसे सुधारना था। मेरा हमेशा से कमज़ोर था, लेकिन मैं डरता था। साथ ही मुझे एक गलती मेरी लगती है कि मैंने लिखने पर कम जोर दिया, पढ़ने पर जोर दिया। लेकिन मैंने धीरे धीरे गलतियों से सीखा, उनको सुधार किया उनमें निरंतर, और इसी का परिणाम है कि मुझे 2024 में अच्छी सफलता प्राप्त हुई। क्या ऐसी जो गलतियां बच्चा करता है, टेस्ट सीरीज आपने अगर ज्वाइन की थी, नहीं की थी, या बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। मैं पहले ज़्यादा टेस्ट नहीं देता था, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ कहीं नहीं लगाई। मैं स्वयं घर बैठकर पेपर लिखता था, प्रॉपर 3 घंटे में लिखता था और प्रैक्टिस करता था। खुद से करता था, खुद ही कॉपी चेक करता था, अपनी गलतियाँ ढूंढता था और उनमें सुधार करता था। तो इस कन्वर्सेशन से हमें ये सीखने को मिला कि जो भी गलती आप कर रहे हैं, पहले उसको सुधारिए। आपकी अंतरात्मा जानती है कि गलत क्या है और सही क्या है, फिर भी हम आंख मूंद कर एक गलत दिशा में, अंधेरे में भटक रहे होते हैं। हमें सही प्रकाश की जरूरत होती है और उसी से हमें सफलता मिलती है। शुभम, मुझे ये बताइए कि जब रिजल्ट आया और आपने ये देखा कि मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हो गया और मुझे चौथी रैंक मिली है मध्य प्रदेश में, उस समय आपका भाव क्या था? क्या विचार आपके जेहन में आया? सर जब परिणाम आया लगभग 7 बजे के आसपास था। मैं उस समय मंदिर में ही बैठा था, उसी समय परिणाम आया। जब मैंने देखा कि मेरा चौथे स्थान पर नाम है डिप्टी कलेक्टर में, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने 4 से 5 बार देखा अपना नाम। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे विश्वास हुआ, दोस्तों के फ़ोन आए कि हो गया है, डिप्टी कलेक्टर पर हो गया है। तब मुझे लगा कि अंततः हुआ है, और सारा संघर्ष मेरा जो लगभग 8-9 वर्षों का है वो मेरे सामने था। मेरी आंखों में हल्के हल्के आंसू भी थे। मैंने ईश्वर को बहुत धन्यवाद किया, साथ ही माता पिता को फ़ोन किया। मेरे पिताजी ने कहा कि कंफर्म कर लो, हुआ भी है नहीं तो हम पटाखे फोड़ दे और बेइज्जती हो जाए मुझे ये बताइए कि सफलता प्राप्त करने के बाद समाज का, रिश्तेदारों का और दोस्तों का व्यवहार कैसा है आपके प्रति? सर जब चयन हुआ के बाद से सभी का व्यवहार मेरे प्रति अनुकूल रहा। मैं जब गांव में गया तो सारा गांव खुश था। उनको ऐसा लग रहा था मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बना, बल्कि वो बने हैं। सारे लोग खुश थे, सारा समाज खुश था। समाज ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र में एक लहर सी दौड़ गई। सर आप जानते हैं हमारे क्षेत्र में डिप्टी कलेक्टर जैसे पद पर बहुत रेयर व्यक्ति मिलेंगे। सिलेक्शन हुआ ही नहीं है अभी तक। सिविल सर्विस की ओर मेरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं कम रुझान है लोगों का। तो बहुत सारे लोग उत्साहित हुए, सारा समाज इकट्ठा हुआ है, सभी ने शुभकामनाएं दी और सभी ने भरपूर आशीर्वाद दिया मुझे सर। तो दोस्तों, आपने देखा कि शुभम की सफलता केवल उसकी अपनी सफलता नहीं थी, बल्कि ये पूरे गांव की सफलता थी, पूरे क्षेत्र की सफलता थी, और इसका मोटिवेशन कई आने वाले वर्षों में लोगों को प्रेरित करेगा। अब मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज के छात्र जो असफल होते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? सर मेरा यही मानना है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, गलतियों से सीखो और उनमें निरंतर सुधार करो। बहुत बढ़िया शुभम। और ऐसा कहा भी जाता है कि कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल देती है, और आपके साथ वैसा ही हुआ है। शुभम, अगर आपको अपनी इस पूरी जर्नी को अगर एक वाक्य में बताना हो, तो वो वाक्य क्या होगा? जी सर, मैं एक वाक्य कहना चाहूँगा कि परिश्रम एक तपती भट्टी के समान है, जिसमें जो तपा है वो राख नहीं बल्कि सोना बन के निखरा है। शुभम, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार असफल होते हैं और उसके बाद उनको सफलता की एक आशा रहती है। तो ऐसे असफल विद्यार्थियों के लिए आपका कोई संदेश जो उनको मोटिवेट करे? जी सर, ऐसे विद्यार्थियों को मेरा यही संदेश है, जिसको एक कविता है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की, जिससे मैं भी निरंतर प्रेरित होता था कि ये जो हमारी हार है, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो शुभम, हम दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, निमाड़ से।
तो एक कन्वर्सेशन निमाड़ी में हो जाए क्या? जी सर। तो मैं હું એવું કહેવાનું ચાહું છું કે આપણા જો નિમાડ का लोग છે, अपना निमाड़ को जो क्षेत्र છે, वहां का लोग न का एक संदेश अगर देणो है तो कई देणो चाहिए? जी सर, अपना जो निमाड़ क्षेत्र में एक कहावत है कि जितनी बड़ी गोदड़ी हो उतना ज पाए फैलावना चाहिए। तो मैं एक खंडन करूँ और जो हमारे युवा साथी है उनका હું कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सपना देखो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करा, क्योंकि सिविल सर्विस जो क्षेत्र है हमारो, इन्हीं क्षेत्र में हमारे यहाँ का युवा नहीं है, साथ ही उनका माता पिता भी इतना सपोर्ट नहीं करता। तो जो प्रतिभाशाली जो लोग है, जो युवा है, उनका से मारो आग्रह है कि वो आगा आवा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करा और अपना गांव को, अपना परिवार को, साथ ही अपना क्षेत्र को नाव रोशन करा। यह विनम्रता से मारो आग्रह है सबसे। अपना क्षेत्र का सक्षम लोग है, जो समाज का सक्षम लोग है, वो ऐसा कुछ काम करे जेका से ऐसा युवा ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए। और जिसके मकर 9 साल को संघर्ष लगो, आसो संघर्ष उनको कम हुए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका संसाधन मिला और उनका एक सुनहरो भविष्य को निर्माण हुए। यह आग्रह है हमारा सबसे। तो दोस्तों, ये रही शुभम की संघर्ष से सफलता तक की एक सुनहरी कहानी, जिसको आपने सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे प्रेरणा लेंगे। यदि आपकी कमियां या आपकी तैयारी में कोई अधूरापन है तो उसको पहचानिए, उसको दूर करिए, और लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको शुभम खुद देंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अंत में सर यही कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जी सर, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हारा वही जो लड़ा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, आप भी नींद से जागिए, तभी आपके देखे हुए सपने पूरे होंगे। इसी कड़ी में आगे हम किसी और टॉपर के साथ मिलकर आपको मोटिवेट करेंगे। जुड़े रहिए चैंपियन स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।